नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 350 सीट जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं, उनमें से 350 सीट जीतने का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं। एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन से खास बातचीत में उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें बताई जिससे पता चलता है कि उनकी पार्टी की अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर बीजेपी हार रही है। 2022 में बाबा मुख्यमंत्री को हटाने का चुनाव है। बीजेपी दूसरों को लड़ाती है, अब खुद के घर में लड़ाई हो रही है। बड़े दलों के साथ गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। छोटे दलों को साथ लेकर लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। कहा कि सपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, 350 सीट जीतेंगे। कांग्रेस कोई ताकत नहीं, बीजेपी को नहीं हरा सकती। बसपा के कई नेता हमारे साथ, हर वर्ग को प्लेटफॉर्म देंगे। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी को सिर्फ कुर्सी की चिंता, लोगों की नहीं। आप कह रहे हैं कि नाराजगी योगी सरकार के खिलाफ है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, लेकिन अगर मोदी जी आते हैं, कैंपेन करते हैं, उनके नाम से अगर वो वोट्स मांगते हैं, मोदी क्या आप मोदी फैक्टर को भी नकार रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली से एक बहुत अनुभवी अधिकारी भेजे गए थे, वो शायद उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाते। दिल्ली से भेजे गए थे, नौकरी छुड़वा के भेजे गए थे। AK शर्मा जो बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी, दिल्ली वाले लोग उसको मंत्री नहीं बनवा पाए। ये दूसरों के घर में झगड़ा कराने वालों के अपने घर में झगड़ा हो गया। और इतना अच्छा माहौल जहां बीजेपी को हराएगी, इसलिए हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि घर में भी अभी भी आग लगी हुई है, वो तो बाहर से कह रहे हैं कि सब कुछ निपट लिया है, योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वी आर ऑल बिहाइंड योगी जी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, उनके स्टेटमेंट भी आए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है ये सरकार इसलिए हटे क्योंकि इसने भ्रष्टाचार बढ़ाया, अन्याय बढ़ा इस सरकार में, और जितना भी समाजवादी सरकार में विकास चल रहा तो सब विकास को रोक दिया। मथुरा में कुछ शोहदों ने एक लड़की के घर में घुस के उसे छेड़खानी की। घर वालों के विरोध करने पे उसे छत से नीचे फेंक दिया। लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए आगरा भेजा गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पे ट्वीट करके सरकार पे हमला बोला है। मथुरा की एक सन्नाटी गली में अचानक एक 2 मंजिला इमारत की छत से एक 17 साल की बच्ची नीचे फेंकी जाती है। उसके पीछे दौड़ते हुए उसके घर वाले आते हैं। इसके पहले 3 युवक वहां सीसीटीवी में आते दिखते हैं। आरोप है कि ये लड़की से छेड़खानी करते थे और इन्होंने ही घर में घुस के लड़की को नीचे फेंका। बोले कि अभी आ रहे हैं हम। 3 लोग आए के तुरंत ही घर में घुस के मारपीट शुरू कर दी और हमारी लड़की दूसरी मंजिल पे तो नीचे गिर गई और मारपीट के भाग गए। मथुरा की सड़कों पे ये लड़के पिछले 1 साल से बच्ची से छेड़खानी करते थे, ऐसा उसके परिवार वालों का आरोप है। उस रोज उन्होंने बच्ची के पिता को फोन कर पहले बदतमीजी की, फिर घर आकर ये कांड कर दिया। एकदम से आए 3 लड़के, हमसे हाथापाई करी है। हमने एक लड़का बंद कर लिया, फिर 2 जने मौका पा गए कि वो लड़का बंद है, हमारा वाकई में ध्यान चलेगा। वहाँ ने हमारी ननद को ऊपर ले गए खींच के जबरदस्ती, और ऊपर से 3 मंजिल से नीचे फेंक दिया है। बच्ची गंभीर हालत में मथुरा के एक अस्पताल में भर्ती की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। बेहतर इलाज के लिए अब उसे आगरा के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पे आईपीसी की दफ़ा 323, 307, 452, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस घटना के संबंधित सभी पहलुओं को विवेचना में शामिल किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी हैं। इसके अतिरिक्त परिजनों से आकर के हमने भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। जैसे ही बालिका अपना पूरा बयान दर्ज कराने की स्थिति में होंगी और जानकारियां प्राप्त करके अति शीघ्र इस घटना का सही अनावरण किया जाएगा।
इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पे एक ट्वीट कर सरकार पे हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध हो रहे हैं कि रूह कांप जाए, लेकिन सरकार सो रही है। मथुरा में 1 साल से लड़की को परेशान कर रहे गुंडों ने घर में घुसकर उसे छत से फेंक दिया है। उसकी उम्र 17 साल है। घर वाले कहते हैं कि 1 साल से उसके साथ छेड़खानी हो रही थी। एक 16 साल की बच्ची की उम्र क्या होती है? क्या ट्रॉमा होगा उसका कि घर से बाहर भी ना निकल पाए, स्कूल भी ना जा पाए। शायद रोज़ सोचती हो कि आज बाहर निकलने पे क्या होगा, और क्या बेबसी होगी उस बच्ची की और उसके घर वालों की कि उसके घर में घुस के छत से उसे फेंक दिया जाए। मथुरा में सौरभ गौतम और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो पड़ोसी राज्य में जाकर पुलिस से भिड़ने लगी है। मुरैना से निकले रेत माफिया ने राजस्थान में जाकर राजस्थान पुलिस पर गोलियां चलाई। उधर खरगोन में रेत माफिया ने नर्मदा का सीना छलनी कर उसे चंबल के बीहड़ में तब्दील कर दिया है। वहीं सरकार इन बातों से बेफिक्र दिखती है, तभी तो कैबिनेट में विरोध के बावजूद उसने रेत के ठेकेदारों को राहत देने का फैसला कर लिया। रेत माफिया मुरैना से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल से अवैध रूप से रेत भरकर धौलपुर जा रहा था। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। पुलिस ने रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया तो रेत माफिया ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में राजस्थान पुलिस ने भी फायरिंग कर दी। इनको रोकने की कोशिश हुई तो इन्होंने पुलिस जाब्ते पर फायर किया। पुलिस जाब्ते द्वारा भी जवाबी फायरिंग करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक व्यक्ति को दबोचा है। फायर हो जाएगा, फायर थाने। अवैध हथियारों से लैस रेत माफिया ने मंगलवार को मुरैना में ही एसडीओ श्रद्धा पांढरे पर 11वीं बार हमला किया। कुछ दिनों पहले ही उनकी टीम को घेर कर हमला किया गया था। तुमने जानबूझ के ट्रैक्टर दिया, जानबूझ के नहीं। उधर खरगोन में रेत खदान ठेकेदार और खनन माफिया ने नर्मदा तटीय इलाकों को बीहड़ सा बना दिया है। लॉकडाउन के दौरान भी महेश्वर कसरावत क्षेत्र में नर्मदा तट से लगे हिस्सों में जमकर रेत निकाली गई। कई पेड़ों को काटकर कच्चा रास्ता भी बना दिया गया। जब संज्ञान में आता है हमारी टीम और मैं स्वयं रात में जाकर, अभी हम लोग पिछली कार्रवाई करी उसमें भी 8:30 बजे तक जाकर कार्रवाई करते हैं। नर्मदा नदी, मां नर्मदा नदी हमारे यहाँ है। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई करता है, इसलिए ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। इन्होंने ठेके पे एक व्यक्ति विशेष को किसी को दिया है, जितना रकबा स्वीकृत करके ठेके पर दिया है उस रकबे में तो खनन नहीं हो रहा क्योंकि रेत नहीं उसमें, और ये खनन जो कर रहे हैं उसके अतिरिक्त रकबे में ये खनन कर रहे हैं। सरकारी जमीन पे भी खनन कर रहे हैं, किसी की प्राइवेट जमीन पे भी खनन कर रहे हैं। इन सब हमलों और कैबिनेट में मंत्रियों के विरोध के बावजूद सरकार ने रेत कारोबारियों को राहत देने का फैसला कर लिया, जबकि कुछ मंत्रियों ने ये तक कहा कि कारोबारियों को राहत देने की क्या जरूरत है, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। बाजार में जो मकान बन रहे हैं वहाँ भी दिक्कत ना आए और ठेकेदारों को भी दिक्कत ना आए, ऐसा मध्य मार्ग निकालने का कैबिनेट ने तय किया है। तय हुआ है कि रेत ठेकेदारों को जुलाई में 10% से बढ़ाकर पैसा नहीं देना पड़ेगा। मई से सितंबर तक की मासिक रॉयल्टी की राशि 50% देनी होगी। बाकी पैसा 2022 में 3 महीने की किश्तों में लिया जाएगा। जिन रेत समूहों के ठेके 30 जून 2023 तक हैं, उनसे बकाया पैसा 1 अप्रैल 2022 से तिमाही किश्त में 5 किश्तों में लेंगे। मध्य प्रदेश में हर नेता में खुद को नर्मदा पुत्र बनाने की होड़ मची रहती है, लेकिन दरअसल उन्हें फिक्र है तो रेत ठेकेदारों की, और ठेकेदार हैं जिन्हें ना तो पर्यावरण की फिक्र है, ना ही नर्मदा की और ना ही मध्य प्रदेश की। उन्हें फिक्र है तो बस अपने मुनाफे की। मुरैना से उपेंद्र गौतम, खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्वागत के लिए भुंतर हवाई अड्डे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा अधिकारी और कुल्लू के एसपी के बीच जोरदार झड़प की बात सामने आई है। ये मामला पूरा सामने आया है। परिवहन मंत्री के आने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में वो किसान भी भुंतर हवाई अड्डे के बाहर पहुंचे थे जो 4 लेन बनाने से प्रभावित हुए थे। इन लोगों को देखकर गडकरी ने अपनी गाड़ी रोकी और उनसे मिलने पहुंच गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों से मिलने के लिए पहुंचे और इसी दौरान मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी और एसपी के बीच झड़प हो गई। स्थानीय लोगों ने भी एसपी के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी और एसपी के साथ हुई बदसलूकी पर नाराजगी जताई। और वक्त है एक ब्रेक का। देश प्रदेश में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सन्नाटे में डूबा दिल्ली हाट। और देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीसरी लहर की हर तरफ बात चल रही है। अंदेशा है कि बच्चों पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इन चिंताओं के बीच में हमारे जो भारतीय रिसर्चर्स हैं उन्होंने अहम अध्ययन किया है। पुणे के बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अध्ययन हुआ है 548 बच्चों पर, जिसमें पाया गया है कि जो मीजल्स का टीका होता है, खसरे का टीका, वो कोविड के खिलाफ बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। 87% प्रभावशाली ये बताया जा रहा है। पूरी खबर देखिए। क्या मीजल्स यानी खसरे का टीका बच्चों को कोरोना वायरस से बचा सकता है? पुणे में विशेषज्ञों के एक समूह ने अपने शोध में ये दावा किया है। पुणे के बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 9 शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में पाया है कि खसरे का टीका बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अध्ययन में 1 से 17 वर्ष की आयु के 548 बच्चे शामिल थे। शोध में सामने आया कि खसरे की वैक्सीन कोविड के खिलाफ 87% तक असरदार है। जिन बच्चों को वैक्सीन लगी थी उन्हें कोरोना संक्रमण की आशंका टीका नहीं लगवाने वाले बच्चों की तुलना में कम थी। शोध इस महीने पीयर रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल ह्यूमन वैक्सीन एंड इम्यूनोथेरेप्यूटिक्स में प्रकाशित हुआ है। स्टडी के प्रमुख रिसर्चर और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश गुजर ने कहा कि स्टडी के नतीजे बेहद सकारात्मक हैं और रैंडम क्लिनिकल ट्रायल के जरिए इस नई खोज पर मुहर लग सकती है। इसके लिए 2 टीके थे इम्पोर्टेंट, एक था BCG और दूसरा था MMR। तो दोनों टीकों का अभ्यास करने के बाद मेरे को पता चला कि MMR का टीका कारगर होने के ज्यादा चांसेस है। तो हमने ये स्टडी किया और ये स्टडी में पाया कि MMR का टीका 87% प्रभावी हो सकता है, क्योंकि जो मीजल्स, जो गोवर का जो टीका है, वो गोवर का जो और कोविड का जो एंटीजन है, वो एंटीजन में सिमिलैरिटी मतलब समानता पाई गई है। जो बच्चों का टीकाकरण रह गया है, कोविड के कारण हो, कोई पर्सनल कारण हो या फिर किसी और कारण हो, तो वो टीका करवा ले। खसरे का टीका बीते 35 वर्षों से भारत के टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा रहा है। 9 महीने और 15 महीने पर यह वैक्सीन दी जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 4 से 5 साल की उम्र में तीसरा डोज भी अहम है। संक्रमण न होने की गारंटी नहीं, पर रोग का प्रभाव कम होने की संभावना जरूर है। कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने तीनों टीके ले लिए, 9 महीने का, 15 महीने का और 5 साल का। उनके बाद भी उनको कोविड का संक्रमण हुआ है। ज़्यादातर बच्चे वो यूजुअली असिम्प्टोमेटिकल माइल्ड सिम्टम्स में रहे, फीवर या झोला उल्टी या खांसी सर्दी हुई है और 2-3 दिन में अच्छे हो गए। जो बच्चे जिनको मीजल्स वैक्सीन नहीं मिले उनमें ज़्यादातर सिवियरिटी ज़्यादा होने के चांसेस है। देश में साल 2018 से 18 साल से कम उम्र के उन बच्चों को कवर करने के लिए एक अभियान शुरू हुआ जिन्हें समय पर टीका नहीं मिला था। एक्सपर्ट्स भी सलाह दे रहे हैं कि जिन बच्चों को खसरे का टीका नहीं लग सका था, उन्हें तीसरी लहर से पहले लगाने की कोशिश हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की मार से दिल्ली हाट भी अछूता नहीं रहा। हस्तशिल्प के लिए मशहूर इस बाजार में दुकान लगाने वाले कई कारीगर तो लॉकडाउन के दौरान अपने घर लौट गए। अब दिल्ली अनलॉक हुई है तो इनमें एक नई उम्मीद जगी है। कभी देश भर के कारीगरों और हस्तशिल्प को जगह देने के लिए और अपने कला और सांस्कृतिक समारोहों के लिए मशहूर दिल्ली हाट सन्नाटे में डूबा है। जिस बाजार में पीक दिनों में 10,000 लोग तक रोज चले आते थे और समारोह में 20,000 तक लोग दिखते थे, वहां अब बस 500 लोग नजर आ रहे हैं। कितने में चाय बेच रहे हो?
5 रुपए की देने ले रहे। जो 10 रुपए का हुआ करता था 5 रुपए में बेच रहे हो, ऐसा कैसे, क्यों? नहीं कहा। 73 साल के राम यूपी के जौनपुर से हैं। अब दिल्ली में रहते हैं। बताते हैं कि बुढ़ापे की वजह से नौकरी छूट गई। गुजारे के लिए बाजार में चाय बेचते हैं, लेकिन अब इतने मजबूर हैं कि 10 रुपए की चाय 5 रुपए में बेच रहे हैं। कह रहे 5 में देंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। क्या करें? इजाज हुसैन और मीरा जैसे छोटे कारोबारियों ने ऑनलाइन काम करने की कोशिश की, लेकिन इससे बहुत मदद नहीं मिली। अभी क्या काम है नहीं, सेल नहीं है, बिल्कुल बिक्री नहीं है, तो थोड़ा बहुत बिक जाता है तो उसी को हम भेज देते हैं, फिर उससे उनका सबका कारीगरों का खर्चा चलता है। कोविड से 1 दिन पहले ही है ना, मेरा हस्बैंड खत्म हो गए, उनकी डेथ हो गई। बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीस है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है बच्चों की, तो उनकी भी फीस है। 24 साल से दिल्ली हाट के फर्श बुहारने वाली संतोष कहती हैं कि अब ये बाजार भूतहा शहर लगता है। इसके फिर से खोलने का फैसला सही है। इसलिए थोड़ा काम चलेगा, अच्छा रहेगा, सबकी रोजी रोटी चलेगी। कभी दिल्ली हाट के फूड स्टॉल भरे रहते थे, लोगों को इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ कुर्सियां खाली हैं। दिल्ली खुल रही है तो अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। दिल्ली हाट के मैनेजमेंट का कहना है कि कारीगरों और बुनकरों की मदद के लिए अभी स्टॉल का किराया नहीं लिया जा रहा है, ये फ्री कर दिया गया है। विजिटर्स की एंट्री फी थी 30 रुपये, फॉरनर्स के लिए 100 रुपये, वो भी हमने फ्री किया कि विजिटर्स भी आ सकें। कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि विजिटर्स भी हमारे पास अभी तक पर डे एवरेज 250-300 ही आ पा रहे हैं। दिल्ली हाट, इस दीवारों पर एक टाइम पे सलवार सूट और साड़ी के साथ रंगीनियत छाई हुई थी, लेकिन अब इन्हीं दीवारों पर सन्नाटा छाया हुआ है। कोरोना वायरस महामारी के कारण कई ऐसे कारीगर हैं जिन्होंने अपना काम खो दिया है, लेकिन कई ऐसे कारीगर हैं जो वापस गांव से शहर आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि वो कुछ और पैसे कमा पाए, क्योंकि धीरे धीरे करके दिल्ली अब खुल चुका है। सहयोगी राकेश सिंह के साथ दिल्ली में सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए।